पी ब्लॉक को कंटिन्यू करते हैं और इसी ऑर्डर में आज अपन लोग सीखते हैं NH3 मॉलिक्यूल को। इससे पहले अपन N2 मॉलिक्यूल को चर्चा किया था और जो हेडिंग्स N2 मॉलिक्यूल में की थी एज इट इज़ वही हेडिंग NH3 मॉलिक्यूल में आने वाली है। जिस तरीके से अपन N2 मॉलिक्यूल को सीखा है उसी तरह से अपन NH3 मॉलिक्यूल को सीखेंगे। NH3 क्या है, इसके बाद भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे अणु, इसी तरह से अपन डिस्कस करेंगे। तो फिर से बोलता हूँ कि यार 4 हेडिंग हर मॉलिक्यूल के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, 4 हेडिंग हर मॉलिक्यूल के अंदर आएगी। सबसे पहले इसका प्रिपरेशन मेथड, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके यूजेस। तो तुम भी दिमाग में सेट कर लेना भाई साहब, ये सारे अपने को पॉइंट अच्छे से याद है कि नहीं है। आपको बहुत ही बढ़िया NCERT से क्लासिफाइड फॉर्म में मैंने आपके सामने रखी है हर एक चीज़, और हर लाइन NCERT से रिपीट होने वाली है और बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो चलिए मैं नवीन जोशी आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ पी ब्लॉक को, और पी ब्लॉक में 15 ग्रुप अपना चल रहा है। तो अपनी बेसिकली मैंने हेडिंग लिखी दी है NH3 अमोनिया। इसमें सबसे पहले हेडिंग क्या आ रही है, प्रिपरेशन मेथड। सबसे पहले हेडिंग क्या है, प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधियां, निर्माण की विधियां, निर्माण, बनाना। चलो तो सिंपल से 4-5 मेथड है, कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं आने वाला, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। जो भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं देखी है आपने, सीखी है, और जो मेथड आएगा, जिस मेथड में केमिकल रिएक्शन जो आएगी वो आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से ये अपने को पता होनी चाहिए, क्या इसका लॉजिक है, क्या इसका कंसेप्ट है, क्या हमें हर रिएक्शन याद करनी पड़ती है या बिना याद किए बिना रटे काम हो जाएगा। तो बिल्कुल बिना रटे काम करेंगे अपन लोग। हर मेथड के पीछे क्या लॉजिक है उसकी चर्चा करेंगे, ये क्यों यहाँ पर मेथड है, इसका मतलब बेसिक्स क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, किस टाइप की रिएक्शन, हर बात डिस्कस होने वाली है। तो आप लोग प्लीज़ इसके बढ़िया से नोट्स बनाएं, इसको लिखें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन लोग। सबसे पहले इसके प्रिपरेशन मेथड में अपन लिखते हैं फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन का, जो अपन ने पहले सीख रखा है N2 के अंदर, याद है, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट से, याद है, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट को हीट करते थे तो इससे क्या बनता था, NH3 एंड N2, दो तरह से काम होता था। मैंने कहा था आपको याद हो तो, अमोनियम सॉल्ट, ये बड़ी कॉमन सी बात है यार, अमोनियम सॉल्ट को हीट करोगे तो अमोनिया बननी चाहिए। वैसे ही कॉमन सी बात है, कार्बोनेट को हीट करोगे तो CO2 बननी चाहिए। वैसी ही कॉमन बात है, नाइट्रेट को हीट करने पर NO2 बननी चाहिए। तो सिंपल सी है, वैसी ही कॉमन बात है, अमोनियम सॉल्ट को हीट करने पर अमोनिया ही निकलनी चाहिए। लेकिन स्पेशल केस बना था जब जो एनायन था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, क्योंकि अमोनियम कैटायन जो धनायन था वो तो अमोनियम फिक्स हो गया, जो ऋणायन था, नेगेटिव चार्ज आयन था, वो यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता था तो उस केस में निकलती तो अमोनिया थी, लेकिन उसको ऑक्सीडाइज कर देता था और N2 में कन्वर्ट कर देता था, तो थोड़ा सा अलग हो गया था। लेकिन जनरल बात जो थी वो तो रहेगी यहाँ पर। यार ये अपन ने दो चर्चा की, दो तरह से अपन ने इस केस में, एक में N2, एक NH3। N2 कब, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था एनायन, और ये नॉर्मल केस, जनरल केस। अब सुनना मेरी बात, अब आपको इस पे चाहो जितनी रिएक्शन लिख सकते हो, कोई बड़ी अजीब सी चीज़ नहीं आएगी, आपको हर बात, हर लॉजिक समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई अमोनियम सॉल्ट ले रहा हूँ जिसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होना चाहिए NH3, उसका एनायनिक पार्ट। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ अमोनियम सॉल्ट, लेता है किसका, क्लोरीन का। ये तो सबसे सिंपल है, बेसिक है। इसको हीट करोगे तो NH3 प्लस HCl बनेगा, बन गई अमोनिया गैस। इसके अलावा NH4 होल ट्वाइस SO4, इसको हीट करोगे उस केस में NH3 बनेगा। अपना मेन प्रोडक्ट जो है NH3 अमोनिया, उसी को लिखता हूँ मैं हर बारी। और देखो अमोनियम फॉस्फेट को हीट करोगे, अब इस पे चाहो जितनी रिएक्शन लिखो, तो इसमें भी NH3 गैस निकलेगी। और इसके अलावा फोस्फाइड को लोगे तब भी सिंपल सा सेम ही काम होगा, फोस्फाइड NH4 होल ट्वाइस HPO3, इसको हीट करोगे तब भी अमोनिया निकलनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता। NH4 H2PO2, इस केस में भी ये हीट करेंगे तो क्या निकलनी चाहिए, NH3 गैस निकलनी चाहिए। चाहो जितने एग्जाम्पल लिख लो यार, चाहो जितने एग्जाम्पल लिखो, अल्टीमेटली इसमें अमोनिया गैस निकली। और किस तरह से अमोनिया गैस और क्यों निकली, इसका लॉजिक अपन ने सीखा। एक और रिएक्शन लिख लेते हैं इसी ऑर्डर में, NH4 होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट, इसको हीट करोगे तब भी अमोनिया गैस निकलेगी। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है, किसमें NH3 गैस निकली, किसमें N2 गैस निकली, को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। इसमें कोई भी एनायन ऐसा नहीं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर सकता हो। इसका मतलब सारे के सारे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका मतलब वो अमोनिया गैस रिलीज करेंगे। बड़ी सिंपल सा है, सीख रखा है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। सेकेंड मेथड लिखता हूँ मैं, सेकेंड मेथड लिखें यूजिंग यूरिया या हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया।
हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। यूरिया के हाइड्रोलाइसिस से कैसे प्रिपरेशन होता है, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। मैं इसको पहले लिखता हूँ, यूरिया क्या होता है पहले ये तो बताओ एटलीस्ट। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। मोलिकुलर मास 60 होता है, बहुत बारी काम में आता है एज ए सोल्यूट। चलो अपन का मेन उद्देश्य ये है कि इसका रिएक्शन लिखना। तो जैसे यूरिया जो होता है NH2CO NH2, जैसे ही पानी में जाता है तो अपना अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। देखो इसके अंदर डिजोल्व करो ना इसको, तो 2 और 2 4, 2 6, इसमें क्या बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस, हालांकि बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहा मैं, CO3 अमोनियम कार्बोनेट नहीं बन जाएगा क्या, हालांकि बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, इसको 2 ही तो लगाना है, हो गया काम। ठीक है, तो अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अब अमोनियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे, बेसिकली अमोनियम कार्बोनेट को हीट किया जाए हल्का सा, ये देखो ना, ये देखो सेम रिएक्शन आ गई, कुछ नया आया ही नहीं। फिर भी इसको हीट करोगे हल्का सा, तो इससे क्या बन जाएगा NH3 + CO2 + H2O। तो ये वही चीज़ बन गई ना, यही तो रिएक्शन बनी अमोनियम कार्बोनेट वाली, बस अपन ने यूरिया के थ्रू किया है। इसको याद रखने का तरीका एक स्टेप में यदि याद रखना चाहते हो तब भी इस तरह से याद रख सकते हो। क्या CO NH2 NH2O H, इससे प्रोडक्ट बनेगा क्या, देखो कैसे, सिंपल सा है लॉजिक। ये NH3, ये NH3 एंड ये CO2 आपस में इस तरह से कंबाइंड हो जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा ट्वाइस ऑफ NH3 + CO2 + H2। क्या सेम नहीं है क्या दोनों में, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम ही नहीं आ गया क्या। तो एक तरीका है, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो, इस तरह से याद रख सकते हो। तो सिंपल सा एक मेथड है जो आपको एक याद रखने में हेल्प करेगा। तो 2 मेथड बड़ी सिंपल से जो अपन ने सीख लिया। थर्ड मेथड बड़ा आसान सा है, क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो टाइप ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैं टाइप ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं। अब डिस्प्लेसमेंट करेंगे किससे वो भी लिख देता हूं पास में ब्रैकेट में। अपन लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, और वीक बेस अमोनिया होना चाहिए, NH4OH से लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इससे अपन लोग स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवाएंगे, तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस से रिप्लेस नहीं हो जाएगा क्या। तो इसको भी लिखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा काम है। क्या, जब मैं करवाता हूँ NH4Cl ले लो भले, NH4Cl जानबूझ के ले लो क्योंकि सोल्वे प्रोसेस में रिएक्शन आती है। एक्चुअली ये रिएक्शन सोल्वे प्रोसेस में आती है, और सोल्वे प्रोसेस में KOH मिलाया जाता है। जैसे KOH मिलाते हो तो KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, NH3 वीक बेस को डिस्प्लेस करेगा, जिसमें प्रोडक्ट KCl बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा NH3 अमोनिया गैस जो एनवायरमेंट रिलीज हो जाएगी। यदि इसको लिखना चाहूँ तो इसको बताना चाहूँ, समझाना चाहूँ तुम्हें, तो ये है सॉल्ट किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, तो इस स्ट्रॉन्ग बेस ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बना दिया, SAS भी सॉल्ट बना दिया, और साथ में वीक बेस को डिस्प्लेस कर दिया। स्ट्रॉन्ग बेस आया और इस वीक बेस को धक्का देके बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिससे अपन लोग अमोनिया, और ये रिकवरी ऑफ अमोनिया था सोलर प्रोसेस में। सोलर प्रोसेस में फाइनली NH4+ एंड Cl- बच जाता है, उसकी रिकवरी करने के लिए KOH ही मिलाया जाता था वहां पे, और इस तरह से अपन लोग अमोनिया को रिकवर कर लेते थे, अमोनिया वहां से फॉर्म हो जाया करती थी। तो सेम तरीके सेम चीजें रिपीटेशन हो रहा है। चलो एक चीज और लिखता हूँ जो रिपीटेशन की फॉर्म में आएगी, रिपीटेशन के तौर पर आएगी, देखना क्या, एक और रिपीटेशन के तौर पे यार, कोई नई चीज नहीं है। मेटल नाइट्राइड, यूजिंग मेटल नाइट्राइड, फोर्थ है। मेटल नाइट्राइड की हेल्प से, किस तरह से मेटल नाइट्राइड की हेल्प से होगा काम, देखना जरा। मेटल नाइट्राइड जैसे सोडियम ले लो, Na3N ले लो, जैसे Mg3N2 ले लो, जैसे Ca3N2 ले लो, तो ये Aln ले लो। ये है मेटल नाइट्राइड्स। इनको जब हीट किया जाए, तो इनको हीट किया पानी से, एसिडिफाइड पानी से, हीट नहीं करना, वो हीटिंग दिमाग रह गया यार, हर बार हीटिंग। तो H2 के साथ रिएक्शन करवाना है, पानी के साथ इसको भेजना है, बेचारे को ठंडा करना है, कूल करना है, पानी के साथ रखना है इसको। हीट मत किया करो हर जगह यार, गर्मा गर्मी नहीं अच्छी लगती। चलो ये हीटिंग चल रहा था ना, चलो तो इस केस में क्या बन जाएगा, मैंने कहा कि जब भी नाइट्राइड लोगे तो नाइट्राइड का जो आइड फॉर्म है N-3 फॉर्म है, यदि एसिडिफाइड वाटर लिया जाए तो उसका क्या बनता है, इसी का हाइड्राइड्स बन जाता है 15th ग्रुप का। यदि इसकी जगह फास्फोरस होता है PH3 बनता है, और
नाइट्रोजन है तो NH3 बन गया है, तो इसका मतलब PH3 की प्रिपरेशन में काम में लूंगा भाई, वहां पे बोलूंगा ये रिएक्शन वहां लिखवाई है, तो चीजें रिपीट हो रही है। और मेटल नाइट्राइड्स में पॉइंट बोला था मैंने कि इन मेटल नाइट्राइड्स को यदि पानी से रिएक्शन करवाए तो इसका हाइड्राइड बनता है, पूरे 15 ग्रुप पे एप्लीकेबल है। तो इसमें भी NH3, इसमें भी NH3, इसमें भी NH3 एंड इसमें भी NH3, साथ में इनका हाइड्रोक्साइड NaOH, MgOH होल ट्वाइस, COH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस। तो एक और प्रिपरेशन मेथड हो गया। अब बात करते हैं हैबर प्रोसेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और मेरे को प्रोसेस याद आ रहा है, मैंने कुछ 5 बोले थे लेकिन छठा भी याद आ गया, पहले ये लिख देता हूँ यार, हैबर प्रोसेस बाद में करता हूँ, तो याद रहेगा ही। इसको ना बोल दूँ, कैल्शियम साइनामाइड। फिफ्थ है यूजिंग कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड से कैसे करते हैं सुनना। कैल्शियम साइनामाइड होता क्या है, CaCN2 नाइट्रोजन के अंदर अपन ने सीखा, इसके केमिकल प्रॉपर्टी में सीखा कैल्शियम साइनामाइड बनता कैसे है। और कैल्शियम साइनामाइड जब पानी में रखा जाता है, H2 के अंदर रखा जाता है, तो इससे क्या बनता है, NH3 अमोनिया। याद हो रही, तो फर्टिलाइजर के फॉर्म में काम में आया था, इसको नाइट्रोलियम भी बोलते हैं। तो यही तो फर्टिलाइजर की तरह काम में आया था। कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, इसकी स्ट्रक्चर सब कुछ लिखी हुई है अपने पिछले लेक्चर्स में। याद करो, इस तरह से ये दिखता है CN2-2। तो ये सब चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए ना, रिपीट हो रही चीज़ें, देख लो रिपीट ही हो रही, कुछ नया नहीं आ रहा। और लास्ट हैबर प्रोसेस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हैबर प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छी चीज़ें उस पर भी। और चीज़ें यार लेक्चर के साथ याद करो, जैसे आज जो चीज़ आपने देखी है, जो वीडियो लेक्चर आज देखा है, वो आज के आज आप याद कर लो तो आपका हो जाएगा, नहीं तो ये नवीन जोशी का था, नवीन जोशी का रह जाएगा। ठीक है, हैबर प्रोसेस, 6th मेथड, हैबर्स प्रोसेस। देखो हैबर प्रोसेस में क्या है, देखो सबसे पहली बात इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी मेथड डिफरेंस क्या होता है। लेबोरेटरी में अपन देखते हैं कितना कन्वीनियंस है, कितना इजी हो काम करना, अपन खर्चा नहीं देखते, कॉस्टिंग नहीं देखते, बस काम हो जाए, जल्दी हो जाए, ज़्यादा दिक्कत ना आए। और यदि बात करूँ इंडस्ट्रियल मेथड, तो इंडस्ट्रियल मेथड में अपन एक बार प्लांट लगाते हैं बहुत बड़ा, उस प्लांट सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखा जाता है, मैक्सिमम बेनिफिट मिनिमम कॉस्ट के साथ काम किया जाता है, क्योंकि लार्ज प्रोडक्शन किया जाता है वहाँ पर। तो हैबर प्रोसेस अमोनिया का प्रिपरेशन का एक इंडस्ट्रियल मेथड, लार्ज प्रोडक्शन किया जाता है यहाँ पर। तो इसमें क्या क्या खास बात है, देखो हैबर प्रोसेस बहुत बारी रिएक्शन लिखी होगी आप लोगों ने जब 12th आए हो, 11th पास किया है, तो हैबर प्रोसेस की रिएक्शन कम से कम 20 से 25 और मिनिमम बोलता हूँ आपने लिखी होगी। लेकिन हैबर प्रोसेस स्पेशल नाम क्यों दिया इस रिएक्शन का, क्योंकि इस रिएक्शन को जो आप जनरली देखते हो ये इक्विलिब्रियम में काम में आती है, और ये रासायनिक साम्य में काम में आती है, और अपन इसके अंदर साम्य बना के रखते हैं। और सोचो जब साम्य बना के रखा आप लोगों ने, तो इसका मतलब ये एक जगह रुक जाएगी, रुकी हुई लगेगी, वहां तक प्रोडक्ट जितना बना उतना बन जाएगा। लेकिन हैबर ने दिमाग लगाया स्पेशल कि भाई साहब ये रिएक्शन कितना मैक्सिमम प्रोडक्ट बना सकता है, कितना इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। जितना ज़्यादा रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा अपने को फायदा उतना ज़्यादा नहीं होगा। क्या सोचो ना, यदि इक्विलिब्रियम, यदि साम्य क्रियाकारक की तरफ ही आ गया, जस्ट रिएक्शन स्टार्ट और उसमें क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, तो प्रोडक्ट तो भाई कुछ बना ही नहीं। दिमाग क्या लगाना है, लॉजिक क्या लगाना है, कुछ इस तरह सोचना था हैबर को कि भाई साहब रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाए, मैक्सिमम प्रोडक्ट बने, ये लॉजिक लगाया हैबर ने, इसलिए तो फेमस हो गया। रिएक्शन तो सबको पता थी, लेकिन लॉजिक ये था कि किन कंडीशंस पे ये सबसे अच्छा काम करती है, वो लॉजिकल बात थी। तो मैं रिएक्शन लिखूंगा, रिएक्शन की कंडीशन लिखूंगा, और इस कंडीशन के साथ अपन ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो तो हैबर प्रोसेस की रिएक्शन लिखता हूं मैं, जो आपने देखी होगी। पहले ये 2 पॉइंट यदि बोर्ड में आता लिखो क्या क्या खास बातें थी। ठीक है, ये बोर्ड में जरूर मेंशन करना क्या क्या चीजें हैं खास। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ हैबर प्रोसेस की रिएक्शन, जो आपने पक्का देखी होगी, N2 + 3H2 gives 2NH3। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। अब बात करें कंडीशन की, कंडीशन यदि बात करें कैटलिस्ट की, इसमें कैटलिस्ट काम में आता है Fe ऑक्साइड, Fe ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। चलो, आयरन ऑक्साइड लिखा है NCERT ने, आपको इसी तरह से याद होना चाहिए। दूसरा, इसमें प्रोमोटर कौन काम में आता है, मतलब उत्प्रेरक वर्धक, 2 जने काम में आते हैं, या तो K2O काम में ले लो और Al2O3 काम में ले लो। एल्यूमिनियम है, पोटेशियम का ऑक्साइड काम में आता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर की। प्रेशर इसमें रखा जाता है 200 ATM। लॉजिक क्या है इस बात का, सुनना, यहाँ पर गैस का 1 मॉलिक्यूल, ये गैस का 2 मॉलिक्यूल, टोटल इस साइड 4 गैस के मॉलिक्यूल हो गए, प्रोडक्ट साइड में केवल एक ही गैस का मॉलिक्यूल है। और ये
200 एटीएम प्रेशर अच्छा खासा प्रेशर। तो कहा जाता है यदि किसी रिएक्शन में हाई प्रेशर किया जाए तो वो लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ प्रोसीड करती है। ये ली चटरलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। तो आपने हाई प्रेशर किया तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जहां लेस नंबर ऑफ मोल हो, तो इससे लेस नंबर ऑफ मोल है, क्या रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी क्या। और ऊपर वाले कैटलिस्ट को देखते हुए टेम्परेचर जो कैलकुलेट किया हैबर ने, जहां पर एफिशिएंटली अच्छे से अच्छा काम करे कैटलिस्ट, तो 700 केल्विन आया। इस टेम्परेचर पर जो कैटलिस्ट है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी बोल दो, या इस टेम्परेचर पर ये बोलो कि जो यील्ड है, जो लब्ध है, वो अधिकतम प्राप्त होती है। तो टेम्परेचर भी याद करना है। ये वो कंडीशंस है जिसको आपको बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जिसके बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं यदि रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करना चाहता हूं तो क्या क्या काम मैं लूंगा। और इसके अलावा एक और खास बात है, इसमें पहले जो था, इससे जस्ट पहले जो कैटलिस्ट और प्रोमोटर था, कैटलिस्ट काम में आता था आयरन और प्रोमोटर काम में आता था मोलिब्डेनम। हालांकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी रिसेंटली ये काम में आता है। इससे पहले यदि बात करें कौन कैटलिस्ट था कौन प्रोमोटर था, क्योंकि इससे ज़्यादा एफिशिएंट है तो ये काम में लिए जाते थे। दूसरी बात, इसको वही बोले कि रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करना है, टू प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या चेंजेस करने हैं अपने को। तो सबसे पहले फॉरवर्ड प्रोसीड करना है तो एडिशन ऑफ N2 के एडिशन से हो सकता है, और NH3 के एडिशन से हो सकता है फॉरवर्ड, क्योंकि रिएक्टेंट ऐड करने पर रिएक्शन आगे जाती है। अगला रिएक्टेंट H2, रिएक्टेंट के एडिशन पे ना, एंड H2 के एडिशन में रिएक्शन आगे जाएगी। प्रोडक्ट के रिमूवल पे रिएक्शन आगे जाएगी, प्रोडक्ट को हटाओ तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी। प्रेशर बढ़ाओगे क्योंकि लेस नंबर ऑफ मोल तब भी आगे जाएगी। और टेम्परेचर ऑप्टिमम जो है वो रखो, यदि उससे कम करोगे तब भी रिएक्शन आगे जाएगी, कारण कि इसका डेल्टा H नेगेटिव होता है। हीट ऑफ रिएक्शन लेस देन 0 होती है, नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये भी खास याद रखने वाली चीज़ है। लेकिन सर ये टेम्परेचर तो हमें लेस दिख नहीं रहा, अच्छा खासा टेम्परेचर, तो ये वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। क्या पता जो 700 इस रिएक्शन के तो मिनिमम वाला टेम्परेचर हो। और भाई साहब एक चीज़ सोचो ना यार, मिनिमम की कोई डेफिनेशन नहीं है, मैक्सिमम की कोई डेफिनेशन नहीं है। इस कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर जहाँ पर अपना काम सबसे बेस्ट होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कंडीशन सारी अच्छे से। और लॉजिक बताइए कंडीशंस क्यों हैं। तो अपन लोगों ने अमोनिया का लास्ट जो प्रिपरेशन मेथड दैट इज हैबर प्रोसेस, वो भी तुम्हें याद रखना है। बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके कंडीशंस कैटलिस्ट वगैरह सारे पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार सारा लेक्चर आपको रिकॉल करता हूँ। क्या अपन ने अमोनिया की प्रिपरेशन मेथड से कहानी स्टार्ट की थी। प्रिपरेशन मेथड की चर्चा करूँ, सबसे पहले अपन ने अमोनियम सॉल्ट से प्रिपेयर किया, उसके बाद यूरिया से अपन ने प्रिपेयर किया, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से अपन ने प्रिपेयर किया, उसके बाद में अपन लोगों ने जो साइनामाइड है उससे प्रिपेयर किया, मेटल नाइट्रेट है उससे प्रिपेयर किया, और फाइनली अपन ने हैबर प्रोसेस से अपन ने प्रिपेयर किया। 6 मेथड है जिसकी हेल्प से अपन लोगों ने अमोनिया को प्रिपेयर किया। इनमें से कोई भी एक मेथड आपको इजीली एग्जाम में दिखेगा, क्योंकि इतने सारे इतने प्रिपरेशन मेथड केवल अमोनिया के अंदर ही है। आप पूरे पी ब्लॉक में देख लेना, इतनी वैरायटी, इतने वेरिएबल, या तो ऑक्सीजन के अंदर आएंगे या फिर यहाँ पर आए, जितने इतनी वैरायटी प्रिपरेशन मेथड की है। और सोचो ना, जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन मेथड की वैरायटी होगी क्या, इतने ज़्यादा क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्या। तो प्लीज़ आप लोग सारी प्रिपरेशन मेथड हेडिंग वाइज याद रखें, जैसे मुझे याद है आप भी याद करें। अभी नवीन जोशी ये सारी चीज़ें आपके बाद, इसके बाद आपकी हो जाएगी। तो आप सब लोग अच्छे से पढ़ें, सीखें, याद करें। और जब ये सारी चीज़ हो जाए, जैसे 15 ग्रुप कंप्लीट हो गया, तो आप NCERT जरूर देखना, क्योंकि जो चीज़ जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ एज इट इज़ उसी सीक्वेंस में सारी चीज़ें NCERT में दे रखी है। तो प्लीज़ वहाँ से उसी सीक्वेंस में पढ़े, बहुत मज़ा आएगा NCERT पढ़ के। नवीन जोशी हर लाइन में याद आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो यदि अच्छा लगा तो सब तक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।